नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। ये क्लास इसकी दूसरी है। इससे पहले हम लोग 1885 से 1916 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो प्रथम और द्वितीय चरण है। आज हम लोग तृतीय चरण पढ़ने वाले हैं, जिसको गांधी युग भी बोलते हैं। ठीक है, 1919 से 1947 तक। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 तक। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर सवाल करेंगे, सर 1917 कहाँ चला गया, 18 कहाँ चला गया, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, परेशान मत होइए। तो पहले हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे कि गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। स्थान कहाँ है? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास लिख गया है। करमचंद गांधी पिताजी का नाम था, और माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। देखिए, 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था, और 13 वर्ष की आयु की ही कस्तूरबा गांधी जी भी होती हैं। ठीक है, तो दोनों सेम एज के होते हैं, शादी कर दी जाती है। इसके बाद ये पढ़ने चले जाते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, लंदन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस आते हैं। तो 1991 में इनकी मुलाकात होती है। एक गुजरात का व्यापारी होता है जिसका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। ठीक है, ये व्यापारी होता है, इसका मुकदमा चल रहा होता है दक्षिण अफ्रीका में। तो उसी के लिए ये गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये इस मुकदमे को लड़ने के लिए, इस मुकदमे के लिए ये गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर ये 21 साल तक रहते हैं। 21 साल तक ये रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही विशेष घटना घट जाती है कि ये जो डरबन है, डरबन से जा रहे होते हैं प्रिटोरिया। ठीक है, तो ये गाड़ी जो होती है इसमें प्रथम श्रेणी में बैठ जाते हैं, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ जाते हैं। तो इनको जो श्वेत लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, वो उतार देते हैं, मतलब ज़बरदस्ती उतार देते हैं बीच में ही। ठीक है, इसका नाम है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग में इनको उतार देते हैं, ये घटना है। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जब आते हैं, मतलब ये चीज़ देखते हैं तो बड़ा दुखी होते हैं कि इतना बुरा बर्ताव किया गांधी जी के साथ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि 1894 में ये नडाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नडाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी जो है 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं गांधी जी। ठीक है, और ये जो डरबन का स्थापना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डरबन में फिनिक्स की स्थापना किसने की थी, या फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो 1904 में गांधी जी ने की थी, ध्यान रखेंगे। एक बात और, गांधी जी का पहला अगर सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। पहला, भारत में पहला अलग है, लेकिन पूरे अगर ज़िंदगी का पहला सत्याग्रह कहें तो 1906 में था। और गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा जो थी, अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति। ठीक है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता होता है अहिंसा, और इसे ही रामराज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, जो गांधी युग स्टार्ट होता है जब भारत में एंट्री होती है इनकी, तब गांधी युग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर की बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। 1893 में गए थे। ठीक है, 1915 में आते हैं और डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं या गुरु बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि 9 जनवरी अप्रवासी दिवस मनाते हैं इसको। ठीक है, अप्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं या मानते हैं। ठीक है, देखो जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, वैसे कुछ दिन बाद 1915 में ही जो है ये अहमदाबाद के समीप जो है एक साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम बनाते हैं। ठीक है, अहमदाबाद के पास ही है, साबरमती नदी के तट पर जो है साबरमती आश्रम स्थापित किया जाता है। ठीक है, और इस जो आश्रम है इसके लिए पैसा देते हैं बहुत ढेर सारा अम्बालाल साराभाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन तभी मैंने बता दिया। और एक बात है कि इस समय देखिए क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितने भी भारतीय लोग, युवा लोग हैं, उनको सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं कि आप लोग ब्रिटिश की तरफ से लड़ो। जिससे क्या होता है कि हमारी जो है मतलब हमारे हित में ये ब्रिटिश लोग काम करेंगे। ये एक इनका गांधी जी का मतलब एक सोच थी कि, तो इन्होंने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे युवाओं को जो है एक तरीके से प्रेरणा दी कि आप लोग जो है ब्रिटेन में शामिल हो जाओ, ब्रिटिश की सेना में काम करो, और ब्रिटेन की तरफ से लड़ो।
जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में हम लोगों के लिए हित के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी भर्तियाँ हुई। इसी क्रम में क्या हुआ कि भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा ब्रिटेन ने गांधी जी को, और इसीलिए जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है बहुत सहयोग किया था गांधी जी ने, इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार है इनको केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, क्या मिलती है? केसरे हिंद की। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास है, ये भी ध्यान रखिए अभी, लेकिन केसर हिंद की कंफ्यूज नहीं होना है, केसर हिंद की जो उपाधि वो गांधी जी के पास भी थी। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन होता है जहाँ पर नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं, तो उसमें एक बिहार का एक नेता होता है राजकुमार शुक्ल। ये गांधी जी के बाद देखिए गांधी जी की पॉपुलरिटी पॉपुलर हो चुकी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, ये पॉपुलर हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। गांधी जी के ये अच्छी खासी इन्होंने लोकप्रियता हासिल कर रखी है अपने पास। तो राजकुमार शुक्ल आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे तरफ चलो, बिहार में चंपारण में किसान बड़ा परेशान है, वहाँ पर नील की खेती को लेके जो है दबाव बनाया जा रहा है किसानों पर कि आप 20 कट्ठे के हिसाब से, मतलब 20 कट्ठे पर 3 हिस्से में आपको 20 कट्ठे में 3 जो है कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी होगी। ये मैंने आपको बताया था जब किसान आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर आपको डिस्कस किया था अच्छे से। तो इसके लिए गांधी जी से अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि चलो हमारे साथ। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, मौका मिलते ही आया जाएगा। तो पहला सत्याग्रह करने जाते हैं, चंपारण बिहार में है 1917 में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि तीन कठिया जो पद्धति होती है उसको समाप्त करवाते हैं, और भारत में इनका यह पहला आंदोलन होता है। ठीक है, इसी आंदोलन में कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। तो 3 कठिया पद्धति जो है समाप्त करवा देते हैं। मैंने बताया आपको 20 कट्ठे हैं, उसके 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो परेशानी वाली बात क्या थी, जो नील की खेती होती थी वो जहाँ पर होती थी वहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये यहाँ पर इनको सफलता हासिल होती है, तो लोकप्रियता इनकी और बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। ये लगान अदायगी के विरुद्ध आंदोलन था, मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर किसान आंदोलन जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर ये सब कुछ अच्छे डिस्कस किया है। यहाँ पर भी इनको सफलता हासिल होती है। और यहाँ पर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। देखिए, अहमदाबाद मिल जो आंदोलन सत्याग्रह होता है वहाँ पर पहली बार गांधी जी जो है भूख हड़ताल करते हैं। पहली बार गांधी जी जो हैं वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल। तो ये आमरण अनशन बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखेंगे। आमरण अनशन का जो पहली बार प्रयोग किया था तो अहमदाबाद मिल अभियान में किया था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कंफ्यूज नहीं होना। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में है, लेकिन पहली बार भूख हड़ताल का जो इन्होंने हथियार बनाया था वो बनाया था अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट। अब इसी दौरान क्या होता है कि 1919 में समीक्षा करने के लिए जो 1919 का जो एक एक्ट होता है, ठीक है, हर 10 साल बाद ये लेके आते हैं अपना चेक करने के लिए कैसा क्या है, और नई नई चीज़ उसमें ऐड करते हैं। तो रॉलेट एक्ट, इसको द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने ढूंढ के लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था तो मैंने लिख रखा था एक बार, ये लिखना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ लिखूंगा, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। 1919 की बात है। क्रांतिकारी जो भावनाएं हैं, हम लोग क्रांतिकारी कह रहे हैं और ब्रिटेन लोग कह रहे हैं आतंकवादी। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए एक खतरनाक एक्ट लाया गया। खतरनाक एक्ट क्या लाया गया कि जो सिडनी एक व्यक्ति हैं, सिडनी रॉलेट ये नाम के एक व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकी सिफारिशों के आधार पर एक कानून लाया गया 1919 में, इसको 1919 केंद्रीय विधान परिषद ने एक विधेयक के तौर पे पारित कर दिया। तो इसको ही बोलते हैं रॉलेट एक्ट। अब ये क्या था, देखिए, अब क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी हैं तो इससे बड़ा परेशान है अंग्रेज लोग। ठीक है, ब्रिटिश सरकार बड़ा परेशान है, तो उसने एक नया एक्ट पारित किया है। वो ये पारित किया है कि किसी को भी शक की निगाह पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो जितने भी दिन चाहे अपनी जेल में रख सकती है, उसके लिए कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई सिफारिश नहीं होगी, पूछ भी नहीं सकते हो, कोई बताया भी नहीं जा सकता है। तो ये था मतलब बिना वकील बिना दलील का ये कानून था कि इसमें आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते हो, बिना मुकदमा और वकील भी हायर नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, और किसी को भी किसी भी दिन कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके लिए आप पूछ भी नहीं सकते हो कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, और इसके लिए आप वकील भी नहीं हायर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना दलील का कानून था, और जितने दिन चाहे उतने दिन आपको जेल में बंद करके रख सकती है, और इसके लिए कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता है, ये अधिकार किसी को नहीं था। तो यही था दोस्तों रॉलेट एक्ट। ठीक है,
देखिए, केंद्रीय राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए सन 1918 में गठित सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए, इस एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। और देखिए, अब भाई भारतीयों के लिए समस्या है, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और काला कानून कहा। इसको क्या कहा? काला कानून। काला कानून इसलिए कहा क्योंकि अंधकार है। समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब कोई भी आप पूछ नहीं सकते हो, कोई वकील नहीं कर सकते हो, कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, जितने दिन चाहे इतने दिन आपको बंद रख सकती है, कोई से मतलब कोई भी सवाल कोई से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून। तो काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। 1919 में पास हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो 1918 लिखा है ये आपसे कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन भाई देखिए, एक साल पहले एक समिति बिठा ली जाती है, कम से कम एक साल का समय तो लगता ही है। तो 1918 में एक समिति आई थी, सर सिडनी रॉलेट की समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो भैया, रॉलेट एक्ट के जब पास हुआ था तो इसमें काफ़ी लोग परेशान हुए थे। तो स्वामी श्रद्धानंद नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि लगान मत दो, लगान ना दे के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। गांधी जी भी इस समय यहीं थे। ठीक है, गांधी जी अब भारत में ही बने रहेंगे। गांधी जी के अनुरोध पर जो है देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया। देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया गांधी जी ने। ठीक है, और अब देखिए, गांधी जी जो थोड़ा और देख लीजिए, गांधी जी पर जो प्रतिबंध लगाया गया, एक तो पंजाब में नहीं जा सकते थे, एक जा सकते थे दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली और पंजाब में जो है गांधी जी पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि गांधी जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और गांधी जी मतलब जैसे कि इनका आंदोलन था अहिंसा पूर्वक आंदोलन, लेकिन बहुत ही समस्या उत्पन्न करता था। ठीक है, चुपचाप बैठे रहते थे, कोई इधर उधर मतलब ना मारपीट, ना कुछ भी नहीं, ना गाली गलौज, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आंदोलन बड़ा ही खतरनाक होता था गांधी जी का। तो इसलिए क्या हुआ कि दिल्ली और पंजाब में जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब दिल्ली पहुंच ही रहे थे, अब इनको कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बाद में जनता इतनी आक्रोशित हो गई तो भैया ब्रिटिश सरकार को छोड़ना पड़ा और बम्बई ला के छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि पंजाब में जगह जगह पर जो है इसके लिए जनसभाएं हो रही होती हैं, रॉलेट एक्ट के लिए जगह जगह पर जनसभाएं हो रही होती हैं। और इसी क्रम में क्या होता है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है पंजाब में। उसी के लिए एक सभा आयोजित की जाती है अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है कि जनरल डायर के जो है आदेश पर अंधाधुंध गोलियां वहां पर चला दी जाती हैं। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट का विरोध, ये रॉलेट एक्ट ही इसका कारण था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जनसभाएं हो रही थी और उसी जनसभाओं के दौरान सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है सभा आयोजित की जानी थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पंजाब सरकार के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, मतलब बहुत लोग मारे गए थे, कुएं में कूद गए थे। ठीक है, वहाँ पे कुएं में कूदने के बाद भी मतलब बहुत लोग मरे, मतलब उनको मतलब ढूंढ के मारा गया उस बाग में। ठीक है, ये फौजी कमांडर था एक जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, अब इस ये जो हत्याकांड होता है तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो 1915 में है। 1915 में मैंने आपको कहानी बताई थी पिछले वाली वीडियो में क्या हुआ था आखिर। ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और अच्छा वर्तमान में इसमें करंट का क्वेश्चन है कि लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, अब शंकर नायर नाम के व्यक्ति थे जो वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इस सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें देखिए गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि नहीं अभी वापस नहीं की है, ध्यान रखिएगा। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस किया है, गांधी जी ने अपनी उपाधि केसरे हिंद को वापस नहीं किया है, इस हत्याकांड के दौरान नहीं वापस किया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक शंकर नायर
नाम के व्यक्ति हैं जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इस अब देखिए क्या हुआ, जनता इतनी आक्रोशित है तो डर के मारे सरकार ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया। ठीक है, हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर समिति को गठित की गई है। तो उसमें जब ये समिति गठित की गई तो भैया इस समिति में बताया कि ये जो हत्याकांड का जो एक वाकया हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, इसने कोई भी दोष नहीं पाया गया, ये बताया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इसमें 200 से 400 लोग मारे गए, लेकिन बहुत सारे लोग इसे मारे गए थे, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसभा थी भाई, उसके अंदर ढूंढ के मारा था। जो पेड़ पर चढ़ गए थे उनको मारा, जो कुएं में कूद गए थे उनको मारा, मतलब सबको मारा था। उनकी नज़र में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं था, ढूंढ के। बहुत ही काफ़ी मतलब एक तरीके से दर्दनाक उस समय का वाकया होगा, मतलब सोच के, मतलब ये एक तरीके से सोच के रूह कांपने लगती है। उस समय क्या हाल हुआ होगा, उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो क्रांतिकारी घटना है ना उसको हम लोग अलग एक वीडियो में कवर करेंगे। दरअसल अब वीडियो बचे हैं 3, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आज हो जाएगा, इसके बाद कल वाला वीडियो एक और हो जाएगा, और उसके बाद 2 मतलब 3 वीडियो बचे हैं, ये इसको मिला के 4 वीडियो हैं, 4 क्लासेस होंगी। आज कवर हो जाएगी क्रांतिकारी घटना, हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे, और जो वायसराय और जो गवर्नर जनरल हुए हैं उनको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, लास्ट वीडियो वो वाला होगा। ठीक है, 4 वीडियो टोटल आएंगे यार, उसके बाद आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो बड़ा ही खतरनाक ये वाकया हुआ था। अब आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन देखिए इसका संबंध जो है इससे अभी नहीं है, रॉलेट एक्ट से खिलाफत आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि तुर्की में जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ब्रिटिश सेनाएं ने काफ़ी उपद्रव किया, और वहाँ का जो सुल्तान है उसके साथ भी काफ़ी जो है आपत्तिजनक जो है व्यवहार किया, इंसल्ट की। तो इससे जो क्या होता है कि भारत के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो तुर्किस्तान का जो तुर्की जो सुल्तान था उसको भारतीय लोग खलीफा मानते थे, अल्लाह के बाद खलीफा का नाम आता है। ठीक है, तो इसके आहत के चक्कर में इन्होंने आंदोलन शुरू किया, खिलाफत मतलब खिलाफ हैं आपके, खिलाफत के आंदोलन। अब ब्रिटिश सरकार भी कम नहीं थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इन्होंने वचन दिया था कि हम जो है तुर्की में कोई भी किसी भी चीज़ की हानि नहीं करेंगे, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अपना वचन इन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तुर्की की बात होती है। तुर्की के जो सुल्तान हैं उन पे उनका अपमान के कारण भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं इस आंदोलन में शामिल हैं। ठीक है, इस आंदोलन में शामिल हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। ऐसा होता है कि गांधी जी अपना दिमाग लगाते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग एक असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ कि कोई भी सहयोग ना करो अंग्रेज़ों का। ठीक है, कुछ भी ना करो, शायद नौकरी चाकरी सब छोड़ दो, सब मतलब सब कुछ करो, असहयोग मतलब कोई सहयोग ना करो। तो गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे इनके साथ मीटिंग की और कहा कि असहयोग आंदोलन करते हैं, जिसमें हिंदू भी साथ देंगे और आप लोग मुस्लिम लोग भी साथ दीजिए, ये बात मान ली जाती है। तो फिर इसी के लिए क्या होता है कि 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली अधिवेशन होता है, दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी करते हैं, और 31 अगस्त को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है। तो 31 अगस्त को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया, या खिलाफत दिवस मनाया गया, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हाजिक उल मुल्क की पदवी खिलाफत आंदोलन के दौरान त्यागी थी हकीम अजमल खां ने। ठीक है, अब यही जो है आगे खिलाफत आंदोलन जो है आगे चल के ये क्या होने वाला है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन को माना जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन था, चंपारण। प्रथम भूख हड़ताल वाला आंदोलन कौन था, तो यह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन कौन था, वो था असहयोग आंदोलन। तो क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से आपको समझना है। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं का सहयोग
जो शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय जो सर्वाधिक जो इस तरीके से बहिष्कार हुआ था वो बंगाल में हुआ था, बंगाल में, ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों ने इसका साथ दिया था। वकीलों साथ कैसे दिया था अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए क्या होता है कि जब 1 अगस्त ऐसा होता है कि असहयोग आंदोलन के लिए एक कांग्रेस अधिवेशन भी होता है, जो एक विशेष अधिवेशन होता है। वहाँ पर असहयोग आंदोलन की जो सहमति होती है वो नहीं मिल पाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1920 में जो वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, वो होता है। उसके बाद क्या करते हैं, कांग्रेस सहमति दे देता है और इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें दोस्तों 1 अगस्त लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको सहमति जो है दिसंबर वगैरह में मिलती है, जब इसका वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का होता है, तब सी राजगोपालाचारी इसकी अध्यक्षता कर रहे होते, तब इनको असहयोग आंदोलन की सहमति मिलती है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और इससे पहले जो विशेष जो होता है उसमें बाल गंगाधर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक जो है अध्यक्षता करते हैं। जो विशेष अधिवेशन कांग्रेस का होता है तो वहाँ पर सहमति नहीं मिल पाती है। जब इसको सहमति मिलती है तो कांग्रेस से एक नारा देते हैं कि 1 साल के अंदर जो स्वाधीनता है वो हमारे हाथ में होगी, ये नारा देते हैं। सब लोग जोश में आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से आंदोलन की स्टार्ट होता है। वहाँ से आंदोलन को पूरी तरीके से स्टार्ट किया जाता है, असहयोग आंदोलन को। तो शिक्षा संस्थाओं को सहयोग आंदोलन का बहिष्कार सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है। और इस आंदोलन के दौरान वरिष्ठ न्यायालय जो होते हैं, जो वकील होते हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब एक बहुत बड़े वकील होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो मैंने बताया कि असहयोग मतलब किसी चीज़ का सहयोग ना करना, असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब क्या होता है कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन शुरू होने से, देखिए यहाँ पर बात वही आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो वार्षिक अधिवेशन होने वाला होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्वराज प्राप्ति का नारा दिया जाता है। 1 साल के अंदर हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, ये नारा दिया था, ठीक है। चलिए, इस आंदोलन के आरंभ में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात इन्होंने कही थी कि 1 साल के अंदर हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, तो बाल गंगाधर तिलक भी वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन इनकी मृत्यु हो, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होता है उसकी 1 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो इसका परिणाम है असहयोग आंदोलन का, ये नहीं देख पाते हैं बेचारे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस आंदोलन के दौरान, अब देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने। असहयोग रॉलेट एक्ट से मतलब इनका नहीं था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से मतलब नहीं था। इन्होंने केसर हिंद की उपाधि नहीं त्यागी थी। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया है उसके दौरान इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, वापस कर दी थी। देखिए ऐसा होता है कि गांधी जी जो है वायसराय को एक चेतावनी भरा पत्र भेजते हैं कि देखिए ऐसा है कि आप जो है जो उत्पीड़न वाली जो नीतियां हैं इनको अगर वापस नहीं लेते हो, ठीक है, आप अगर उत्पीड़न वाली जो नीतियां हैं इनको वापस नहीं लेते हो तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा भी करेंगे, ठीक है। और ये जो है सरकार को समय देते हैं। वो सरकार का समय समाप्त होने के पहले, मतलब जो वायसराय है, वायसराय को एक चेतावनी भरा पत्र दिया गया, ठीक है। उसमें लिखा गया कि भैया अगर आप जो उत्पीड़न वाली नीतियाँ हैं उनको वापस नहीं लेते हो तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। कुछ समय दिया गया, तो कुछ समय दिया गया मतलब 1 हफ्ते का समय दिया गया। अब वो समय पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ये क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में एक चोरा चोरी नामक या चोरी चोरा नामक एक स्थान था। वहाँ पर एक हेड और साथ में 21 पुलिस के जवानों को जिंदा जला दिया गया। अब जिंदा जला दिया गया मतलब क्या, इन लोगों ने उकसाया था। वो लोग भड़क गए थे, जो आंदोलन चुपचाप कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उकसाया तो भड़क गए। उसके बाद क्या हुआ कि जिंदा ही जला दिया। तो 22 जवान जला दिए गए थे। 22 जवान यानी 21 जवान थे, सिपाही थे, और एक इनमें हेड था, तो उनको भी जवान, यानी 22 जवानों को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी कांड होता है, जिसमें जो आंदोलनकारी होते हैं उन्होंने 22 जवानों को पुलिस थाने में जला दिया था जिंदा। और इस घटना के कारण क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति घोषित कर दी। ये आंदोलन बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही बढ़िया स्पीड से चल रहा था।
जो गांधी जी ने बात की थी कि 1 साल के अंदर हम लोग स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे, वो पूरा होने वाला ही था, उसका काफ़ी हद तक पूरा हो जाता कुछ शर्तों के साथ। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने पहले ही ये टीम से बाहर आ गए। अब इसके बाद बाहर आ गए, इनको मनाया बहुत गया, लेकिन ये माने नहीं, क्योंकि ये हिंसा को बहुत ही नफरत करते थे, बहुत ही अहिंसा की पूजा करते थे। तो ये अहिंसावादी थे और अहिंसा के साथ ही ये आंदोलन को चलाना चाहते थे। अब बहुत ही बड़े लेवल का ये धीमे धीमे होता जाता था। अब कहाँ कहाँ तक किसको मना लोगे। अब वहाँ पुलिस वालों ने इनको भड़का दिया तो उनको जला दिया, ठीक है। अब ये जब खबर सुनी, अब एक बात और है कि देखिए लीडर थे ये असहयोग आंदोलन के लीडर। अब कोई भी लीडर, या अगर आप लोग कभी खेल खेलते हो या क्रिकेट या कभी तो उसका जो कप्तान होता है, यहाँ के खेलते हो फुटबॉल, उसका जो कप्तान होता है, जब टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर कुछ हरकत करता है बार बार, तो कप्तान को ही बाहर निकाल देते हैं कार्ड दिखा के, ठीक है। हॉकी वगैरह में तो मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद खेलता था, तो उसमें कप्तान को ही बाहर निकाल देते हैं। तो भैया ये कप्तान ही थे। अब इतना बड़ा कांड हो गया तो ये सरदर्द कौन झेलेगा, ये सरदर्द किस पे आएगा, ये गांधी जी पे आता, और गांधी जी पे आया भी। बाद में इसी के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो हट गए, असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया, कहा कि हम नहीं हैं इस साथ में। अब जब कप्तान ही नहीं खेल रहा, जब टीम का लीडर ही नहीं है, तो भैया कौन खेलेगा फिर, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो और लोग थे, वकील लोग थे, वो नाराज़ हो गए थे गांधी जी से, कहा कि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल करीब आने वाले थे और बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया था। तो इससे काफ़ी नाराज़गी भी हुई, जिससे चित्तरंजन दास जी नाराज़ हो गए थे, मोतीलाल नेहरू नाराज़ हो गए थे, काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे, बड़े बड़े लोग जो साथ में इनके थे वो नाराज़ हो गए थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि 1921 में क्या हुआ, M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, कब ये देखो, कब ये वापस लिया गया था, 22 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी, कहीं कहीं किताब में आपको 11 फरवरी दिया होगा, ठीक है। तो 11 फरवरी भी है और 12 फरवरी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने 12 फरवरी लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 11 फरवरी भी मैं जानता हूँ। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो 1922 में ये चला गया था, मतलब इसको रोक दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया है। 1921 में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए स्वराज पार्टी स्थापना होती है, मोतीलाल नेहरू जी जो हैं और C.R. दास, ठीक है, C.R. दास, इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस का एक अधिवेशन था, जिसमें इस स्वराज पार्टी को अनुमति प्रदान कर दी गई। ये एक कांग्रेस के अंतर्गत बनाई गई एक पार्टी थी। इसका उद्देश्य ये था कि हम लोग प्रांतीय चुनाव लड़ेंगे और प्रांतीय चुनाव में लड़ने के बाद हम लोग विधानसभा में जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग उपद्रव करेंगे, मतलब अपनी मांग रखेंगे, मांग नहीं मानेंगे तो हम लोग कार्रवाई में बाधा डालेंगे। ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। देखिए मौलाना आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। विशेष कांग्रेस का अधिवेशन तब होता था जब कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी होती थी और जो वार्षिक अधिवेशन था उसकी डेट कुछ दूर हुआ करती थी। तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं ये। अब 1925 में क्या होता है कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल में चुने जाते हैं, ठीक है। और ये स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल जो है, देखिए 1919 का जो नियम था उसमें प्रांतीय चुनावों के लिए भारतीयों को जगह दे दी गई थी, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल में इनको चुना गया था। और ये स्वराज की जो स्वराजियों थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता थी। देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक लाइन कही थी कि स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। तो ये लाइन किसने की थी, ये लाइन कही थी देशबंधु। चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है। मद्रास में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, श्रीनिवास अयंगर मद्रास में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये होता है स्वराज पार्टी की कहानी। आगे चलते हैं। अब बात आती है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन बहुत जल्दी आ गया था आपकी बार 1927 में ही, क्योंकि उपद्रव ज़्यादा हो रहा था। तो समीक्षा करने के लिए जो 1919 का एक्ट था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भेजा जाता है कि कौन कौन चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन चीज़ें हटानी हैं, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन भेजा गया था।
तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसमें भैया कोई भारतीय था ही नहीं। अब ये बात क्या हो गई कि इसमें कोई भारतीय ही नहीं है और कांग्रेस ने इसका कर दिया बहिष्कार। अब कोई कानून बनने वाला हो, ठीक है, मतलब कोई कानून बनने वाला है भारत के अंदर, उसमें एक भी भारतीय नहीं है, एक भी भारतीय नहीं है। और ये जो है, ये लॉर्ड इरविन जो था, इरविन, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि भारतीयों को शामिल ना करो इसमें। उन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया था कि भारतीयों को शामिल ना करो। तो कांग्रेस ने इसका कर दिया बहिष्कार। और बहिष्कार क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन जिस जिस शहर में गया वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। वहाँ पर क्या दिखाए गए दोस्तों? काले झंडे दिखाए गए थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में ये बहुत ही दुखद घटना हो जाती है कि इनका विरोध चल रहा होता है साइमन कमीशन का, और एक कहाँ होगा ये, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। लाठियाँ चल रही होती हैं, बीच में आ जाते हैं, तो सर पे चोट लगने के कारण काफ़ी वार होते हैं, काफ़ी वार इनके वार किए जाते हैं। अंधाधुंध लाठियाँ चल रही हैं, अब किसको कहाँ चोट लग रही है किसी को क्या पता, लेकिन बेचारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है इसी आंदोलन या इसी का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए साइमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट बना के तैयार कर चुका है। अब अपनी रिपोर्ट जो है इसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दी, और जिसके आधार पर क्या हुआ कि ब्रिटेन में 3 गोल मेज सम्मेलन अब बुलाए जा रहे हैं। पहला सम्मेलन 3 बुलाए इसलिए गए क्योंकि पहले सम्मेलन में कुछ बात हो नहीं पाई, दूसरे में भी कुछ हो नहीं पाया, तीसरे में फिर हटा ही दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ था कि लंदन में जो है गोल मेज सम्मेलन जो हैं रखे गए थे कि जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, चलो इस पर एक बार मीटिंग कर लेते हैं, आप लोग इतना नाराज़ हो तो आओ लंदन में कुछ बातें करते हैं, देखते हैं क्या क्या कमियां रखी गई, क्या क्या इसमें बात। तो इसीलिए गोल मेज सम्मेलन जो है रखा गया था। ठीक है, अब गोल मेज सम्मेलन 1930 में रखा जाता है, तो इसके बीच में एक घटना कुछ और होती है, उसको भी देखते हैं, फिर बाद में हम लोग गोल मेज सम्मेलन समझेंगे। ठीक है, देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928। ऐसा होता है कि भारतीय कांग्रेस देखो पहले तो इसका बहिष्कार करती है और कहती है कि जो हमारे लिए आप जो है हमारे लिए कानून बना रहे हो और हम ही लोग नहीं हैं तो फ़ायदा क्या है? अगर हम लोग पार्टी के नेता हैं तो हम लोगों से मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा है कि खाना बन रहा हो, किसी स्वागत में किसी के लिए खाना बना रहे हो और जो खाने वाले हैं उनसे पूछा ही ना जाए कि आपने खाना क्या खाया, क्या खाओगे, तो क्या बात है? पहले इसका मतलब क्या निकलता है? तो इन्होंने तो इसका बहिष्कार कर दिया था। तो इसी को इसका बहिष्कार करने पर जो है एक व्यंग्य किया था, एक चुनौती दी थी, किसने? लॉर्ड वर्कनहेड ने एक चुनौती दी थी कांग्रेस को कि चलो ठीक है आप संविधान बना के दिखाओ, मुझे आप में अगर इतना दिमाग है तो आप संविधान बना के दिखाओ। अब यहाँ पर इन्होंने ये कर दी गलती। हालांकि 1928 की रिपोर्ट जो है कांग्रेस ने खुद बाद में जाके निरस्त कर दी थी, लेकिन एक वार्म अप हो गए थे ये लोग, वार्म अप कैसे बनता है संविधान। ठीक है, आगे चल के इसी का प्रयोग किया गया था, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनती है, तो इसको बनाने का हालांकि इन लोगों का मतलब ये नहीं था कि हम लोग संविधान बनाएंगे, इनको चुनौती दे दी थी लॉर्ड वर्कनहेड ने, और ये चुनौती स्वीकार कर ली। ये कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार कर ली और इसके लिए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। जितने भी दल थे सबका एक साथ आयोजन हुआ और 11 मई 1928 को दूसरे सभी के मतलब सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित की गई कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रखेंगे, अपना खुद का संविधान। ये चुनौती किसने दी थी? ये याद रखेंगे, वर्कनहेड ने ये चुनौती दी थी। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब जो नाराज़ थे, इसी के नाराज़गी के चलते वर्कन ने ये एक चुनौती दी थी संविधान सभा को, कांग्रेस को। ठीक है, तो कांग्रेस ने फिर क्या किया था 1928 में एक सभी दलों की सब जितने भी दल थे, मुस्लिम लीग, सभी लोग, सभी का आयोजन किया गया और 11 मई 1928 को दूसरा सभी दलों का आयोजन किया गया, जिसमें से क्या हुआ कि 7 लोग चुने गए और इसकी अध्यक्षता करेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, और वो 7 लोग जो है संविधान निर्माण में अपना सहयोग देंगे। ये थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और इसी समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए इस समिति में क्या हुआ था कि औपनिवेशिक स्वराज केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन और
प्रांतीय स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जैसे विषय इसमें शामिल थे। देखिए इसी का जो विरोध है इनके पुत्र करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनको चाहिए अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए उनको। वो डोमिनियन स्टेट की बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब क्या कि आप ब्रिटेन में रह के आप आदेश दो, हम उस आदेश का पालन करेंगे, ये चीज़ नहीं चाहते थे वो। साथ में सुभाष चंद्र बोस भी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब इसका विरोध दोस्तों बहुत हो गया। बाद में गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी जो है इस विरोध का जो है क्या बीच बराव करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, ठीक है, समझौता करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, वायसराय को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि जो हम लोग मांगते हैं वो मांग पूरी कर लो, वरना हम लोग फिर डोमिनियन स्टेट्स भी ख़त्म कर देंगे, उसको भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, ये मांग रखी थी। इसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य होता है। देखिए अभी गोलमेज सम्मेलन वहाँ आयोजित होगा, पहले हम लोग जो 28 और 30 के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं उनको समझ रहे हैं। ठीक है, ये भी अभी गोलमेज सम्मेलन पर पहुँचेंगे हम लोग। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया 1928 में। ठीक है, लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ और क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये चाहते थे कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिले, उनकी निर्वाचन प्रणाली पद्धति अलग से हो। ठीक है, तो ये सब चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज चाहते थे। मतलब लिबिड़ झिबिड़ काम नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हमको पूरी स्वतंत्रता ही चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा, इसको मतलब ये जो पूर्ण स्वराज के जो लक्ष्य है ये बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की। ठीक है, फिर होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। सरकार को दिया गया जो समय होता है, जो गांधी जी ने समय दिया था, वो समय समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर का एक कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसको निरस्त कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो वैसे भी विवाद हो गया। भाई ये शर्त होती है कि जितने भी दल हैं भारत के अंदर वो सब दल इसमें स्वीकृति देंगे तभी हम आपका संविधान लागू करने की अनुमति देंगे, ये कहते हैं सरकार, ये ब्रिटिश सरकार कहती है। तो पहली बात तो मुस्लिम लीग ही इससे अलग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा। ठीक है, उसको भी देखेंगे अभी, तो वो तो हटा ही दिया गया। इसके बाद तो इसको निरस्त होना ही था, तो कांग्रेस ने खुद जो है इसको नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। ठीक है, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा केवल एक लक्ष्य है। क्या है वो? स्वाधीनता का लक्ष्य। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन था 1929 में, और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की सुविधा ना दिए जाने के कारण मुसलमानों की जो 14 मांगों का जो पत्र है उसको जारी किया गया, जिसको जिन्ना फार्मूला कहते हैं या जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या दोस्तों था कि इसमें मुसलमानों के लिए बहुत कुछ चाहते थे वो, जैसे कि मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा हो, और जो सरकारी सेवाएं हैं, राज्य की सेवाएं हैं, उनमें मुसलमानों का आरक्षण हो। ठीक है, और मतलब मुसलमानों की आरक्षण की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट फाइनली वो रिजेक्ट हो ही जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। 1929 का एक लाहौर अधिवेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। और इसके बाद एक और बैठक होती है फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में, एक कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक होती है साबरमती आश्रम में। यहाँ पर महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंपा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए ये भूमिका तैयार करते हैं, क्योंकि उस समय नमक पर जो है कर लगा दिया गया था। तो नमक पर जो कर लगाया था उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ जो है प्रशस्त किया था, मतलब बैकग्राउंड तैयार किया था। क्या देखिए, गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों को साथ लेकर दांडी मार्च किया, और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। ठीक है, नमक कानून तोड़ा।
उसके बाद क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, 11 सूत्री मांग रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, लेकिन क्या होता है कि वो मांगे पूरी नहीं होती, जैसे कि सेना में वेतन अच्छा दो और जो मासूम लोग जेल में बंद हैं उनको रिहा करो, परेशान करना बंद। जब 11 सूत्री मांग जो हैं वो रखते हैं गांधी जी, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी और मालाबार में व्योकम सत्याग्रह के नेता के केलर ने नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया था इस चीज़ का, इसलिए इनको सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, 1930 में कांग्रेस और उससे संबंध सभी संगठनों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1930 में क्या किया, कांग्रेस और उससे संबंधित जो भी संगठन थे उसको सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया। भाई नमक पर कर लगाया गया था, तो उसको कानून तोड़ा था तो कुछ तो करते ही गिरफ्तार तो किया जाएगा ही। ठीक है, गांधी जी के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व थे वो किसने किया था गिरफ्तार होने के बाद? तो देखिए यहाँ पर लिखा है अब्बास तैयब जी, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब वहाँ पर वापस आते हैं हम लोग। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि इसमें ये सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मैकडोनाल्ड वहाँ पर क्या है जो है पीएम है। ठीक है, और जॉर्ज पंचम राजा हैं। तो इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाड़ों के प्रतिनिधि गए थे। कांग्रेस ने इसमें प्रतिभाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। दलित वर्ग के नेता हैं वो जाते हैं, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो सपोर्ट में दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनका मानना ये था कि पहले एक बार देख लेते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना के लाते हैं, उसके बाद विरोध करेंगे। लेकिन बाकी जो अन्य भारतीय लोग थे वो कहते थे कि हमको इससे मतलब ही नहीं है, जब भारत के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि ये चाहते थे कि पहले एक बार देख लो कि लोगों ने क्या बनाया है, आखिर क्या बनाया है, एक बार देखते हैं उसके बाद विरोध करते हैं, क्या पता सही सलामत बनाया हो तो ठीक रहने देते हैं। ठीक है, फिर होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और वायसराय इरविन में 5 अप्रैल 1931 को एक समझौता होता है। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता के नाम से इसे जाना जाता है और इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, जो शर्तें रखी गई थी, तो शर्तें जो 11 सूत्री मांग थी गांधी जी की, उन पर कुछ मांगों पर जो है विचार विमर्श किया गया, यही समझौता होता है गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते में ये भी कहा गया कि भैया आप जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाइए, कुछ बात वहाँ पर कीजिए जाके। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं गांधी जी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आरंभ होता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे। ठीक है, और गांधी जी किससे गए थे? तो राजपुताना जहाज़ से, SS राजपुताना जहाज़ से लंदन गए थे और वहाँ पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है सांप्रदायिक समस्या, उस पर हो जाता है विवाद। तो ये पूरी तरीके से असफल हो जाता है। फिर से 1931 में इसको समाप्त कर दिया गया, ये गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक मामला उठा और वहाँ पर लोग आपस में ही भिड़ने लगे, तो इसलिए यहाँ पर कोई बातचीत हो ही नहीं पाई। फिर से ये बंद कर दिया गया। गांधी जी वापस आते हैं दुखी होकर और यहाँ पर फिर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है सामयिक पंचाट और ये क्या लिखा है, पूना समझौता। ठीक है, ये लिखा है सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। ठीक है, ये क्या हो गया यार, ये कैसे लिख गया है, कुछ धोखे से लिख गया है मुझे लग रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता, ये क्या चीज़ है? देखिए ऐसा हुआ कि 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था, वो जारी किया। ठीक है, इसमें क्या बताया कि जो मुस्लिम की जो निर्वाचन प्रणाली है वो पद्धति अलग से है, पृथक प्रणाली है, तो हम लोग दलित को भी अलग करते हैं। तो ये बात सुनते ही जो गांधी जी हैं, जेल में बंद है इस समय गांधी जी, वहीं पर ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इनका मानना ये था कि पहले इन्होंने मुस्लिम को बांटा, अब हिंदू से दलित को बांट रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो मुस्लिम की जो
पृथक निर्वाचन प्रणाली थी वही दलितों के लिए लागू कर दिया गया। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो इसके पक्षधर थे। ठीक है, गांधी जी इस चीज़ को लेके जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर क्या दोस्तों होता है कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी, ये लोग बेचारे आते हैं, गांधी जी को मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ ये एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं पूना समझौता बोलते हैं। ठीक है, तो ये सितंबर 1932 में पूना समझौता होता है। इसमें क्या होता है कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है दलितों की उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसके बदले आरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है पूना समझौता। इस कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया था? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के कारण विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। और यहाँ पर मैंने बता दिया क्या को इनके सहयोग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जो है एक समझौता हुआ। ठीक है, पूना समझौता के अनुसार दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन आरक्षण दे दिया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से, ठीक है, 24 सितंबर 1932 तक इसका आयोजन होता है। यह बिल्कुल असफल होता है, मात्र 46 लोग पहुंचते हैं, तो ये फेल हो जाता है। कांग्रेस इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भाग लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधि जाते हैं, गांधी जी। ठीक है, तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों में किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ये फेल हो जाता है। उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो इसके बाद हम लोग आगे कल क्लास करेंगे, क्योंकि ये क्लास वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग अगली क्लास में। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल अगली क्लास में। कोई डाउट अगर किसी चीज़ को हो, किसी चीज़ का भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है।